वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि अपोजिशन के एहतजाज, गिरफ्तारियों, शहादतों और मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात और उसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के किरदार ने अवाम के जहनों में कई सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें, एक और अहम खबर भी है, उस पर मुतालिक बात करेंगे, जिसमें 2019 में हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारस के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे का मंजर आम पर आना शामिल है। इस मुआहदे के तहत दीनी मदारस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने की शर्त रखी गई थी, जिस पर 29 अगस्त 2019 को दस्तखत किए गए थे। और ये तमाम तर बातें हैं, क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान भी जो है वो काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं और इस्लामाबाद आने का भी कह रहे हैं अगर दस्तखत नहीं किए जाते। बिल्कुल ऐसे। इसी हवाले से पहले मौलाना फजल रहमान साहब का एक शॉट है, फिर हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे। पहले शॉट सुनते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले तो ये तरमीमी बिल हमसे छुपाया जा रहा था, फिर हमें कहा जा रहा था 9 घंटे के अंदर अंदर पास करना है, हमें धमकियां मत भेजा करो, धमकियों से हम डरते नहीं। और अब उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे, ये क्या है? ये बदनीयती है या नहीं? ये धोखा है या नहीं? ये फ्रॉड है या नहीं? और अगर हमने आने का फैसला किया, हम वो लोग नहीं हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। जी, तो इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जिया का सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा साहब। पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। मौलाना साहब से एक तरफ मुलाकातें तो सबकी हो रही हैं, गवर्नमेंट की भी हो रही हैं, कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं उनकी भी हो रही हैं जो कि पैगाम रसानी का काम करते हैं, लेकिन इस तकरीर में मौलाना साहब बड़े फ्रंट फुट पर नज़र आ रहे हैं और इस्लामाबाद आने की धमकी भी दे रहे हैं। ये क्या वजह है? बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। मौलाना साहब एक सियासतदान है और मंजे हुए सियासतदान है, पाकिस्तान की सियासत की बारीक बीनियों से बखूबी वाकिफ हैं। उनको मालूम है कि क्या बात किस मौके पर, किस लहजे में और किसके लिए करनी है। तो ये जो एक मिक्स है मौलाना साहब के पास इस फन का, उसका भरपूर इजहार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर मौलाना साहब परसों जो उन्होंने बात की थी कि कल ऐलान करेंगे इस्लामाबाद में एहतजाज का, ये एक दिन की मोहलत देते हैं, तो मैं फिर कहूंगा कि मौलाना साहब एक सियासतदान है। मौलाना साहब अपनी कम्युनिटी को बखूबी जानते हैं, उनको मालूम है कि कब क्या बात करनी है। उनका ऑडियंस भी इस तरह की बातें। शुक्र साहब, आपको आवाज आ रही है? रास्ते खुले रखते हैं, सियासी रवाबत पे यकीन रखते हैं। पराचा साहब, आपको आवाज आ रही है? और जी पराचा साहब, नेट में जी आवाज आ रही है? जी आपकी तरफ से आवाज रुकती थी, बताइएगा। मैं आपसे गुजारिश यही कर रहा राज साहब इस वक्त तो तकरीर का अपना एक अंदाज होता है, लेकिन वो सियासतदान है और मौलाना साहब सियासतदान की हैसियत से सियासी दरवाजे खुले रखते हैं। अच्छा पराचा साहब, आप नहीं देख रहे कि अब हुकूमत जिस तरह से बदनीयती कर रही है, पहले डील के तहत कहा 26वीं यानी तरमीम के हवाले से, और जब वो उस पर राजी हो गए और ये एक मेन शर्त थी, अब इस तरह से मसाइल भी बताए जा रहे हैं। कल भी नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ हैं उनकी भी आपस में बातचीत हुई है। अब इजलास का भी कहा जा रहा है कि मुशावरत से होगा। एक तरफ हुकूमत के ही रहनुमा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मामला हल हो जाएगा। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब मैंने बार बार सियासी रवाबत की बात की तो मेरा यकीनन यही इशारा था इन्हीं डेवलपमेंट्स की तरफ के जी इजलास तो है ना, बुलाया गया है कल का इजलास भी। और मौलाना साहब के देखें, जब आपके राब्ते रहते हैं, जब आपकी बातचीत है तो रास्ते निकलते हैं। यही मौलाना साहब की खूबी है। मैंने तो 19 में भी उनकी पॉलिटिक्स देखी है। जनरल लीडर 17वीं तरमीम फिर भी पास की पूरी पार्लियामान ने। तो लिहाजा जब आप राब्ते रखते हैं, रास्ते बरकरार रखते हैं, तो फिर मामला आगे बढ़ते हैं। हुकूमत के जो लोग ये बात कर रहे हैं, यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हुकूमत के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे जिसकी वजह से ये बिल रुका हुआ है।
اور مولانا صاحب کے بھی تحفظات اپنی جگہ پر ہیں. تو بات چیت کے ذریعے ہی معاملہ حل ہوگا اور میں اسی کی توقع کرتا ہوں. اچھا پراج صاحب، فیصل واڈا کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور واڈا صاحب بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. کوئی خان صاحب کی ہمدردی بھی جاگ اٹھی ہے. اب وہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمدرد عمران خان کے فیصل واڈا ہی ہیں. ان کے ایکٹیونس کے پیچھے کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایگزیکٹلی وہ اتنی زیادہ ایکٹیو ہیں؟ فیصل واڈا صاحب انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں عمران خان کے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کیا سسٹم کے حوالے سے بھی آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. وہ حکومت کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو نئے روابط کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں یقینی طور پر جو کل انہوں نے تھوڑی سی بات کی بھی صحیح، انہوں نے کہا کہ میں سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس ملک کے مسائل کا حل نکالا جا سکے. اب اس ٹکراؤ کی سیاست میں جہاں خدا نخواستہ لاشیں گر رہی ہوں کی سیاست کو کسی نے کسی طریقے سے تو تھوڑا بہت سٹیبل کرنا ہے، اور اس سٹیبل کرنے میں اگر ایم کے ایم، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، یہی ہمارے مین سٹیک ہولڈرز ہیں پالیٹکس کے. اب ان کو اگر کوئی آدمی کہیں نہ کہیں بڑی خبر تھی جب فیصل واڈا صاحب جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب سے، یعنی اس دن کی یہ سب سے بڑی خبر تھی. ادروائز یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ فیصل واڈا صاحب کا کیا کام مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس. لیکن وہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی مل کے آئے تھے حکومت کے خلاف. اچھا پراچا صاحب، آپ نہیں سمجھتے جس طرح سے حکومت کے اوپر بھی ایک تنقید کی جا رہی ہے، ایک حکومت کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے اور پھر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کیونکہ کل فیصل واڈا نے خود یہ کہا کہ عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم بھی کرنا ہوگا. نہیں، انہوں نے سب کے بات کی تھی کہ جو جس کا مینڈیٹ ہے تسلیم کرنا ہوگا. دیکھیں کچھ بڑا کا کیا مطلب، کیا نولی کو نکال کر کس کو پھر حکومت، کیا پی ٹی آئی کو حکومت؟ پی ٹی آئی خان صاحب کو سب سے پہلی پرائرٹی، وہ خود کہتے ہیں ان کی ریڈ لائن یا ترجیح جو ہے وہ تو خان صاحب ہیں. اب خان صاحب کے حوالے سے جو علیمہ خان نے بات کی ہے ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. علیمہ خان نے کہا کہ پیشکش آئی تھی کہ آپ سنگجانی بیٹھ جائیں، سنگجانی سے آگے ڈی چوک کی طرف نہ آئیں تو ہم خان صاحب کو رہا کر دیں گے. اور اس کی تصدیق کل میرے شو میں روبرو میں سردار لطیف خان کھوسا نے بھی کی. انہوں نے کہا کہ میں پشاور میں تھا جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، حکومت کی طرف سے آفر آئی کہ 20 دن میں خان صاحب کو رہا کر دیں گے لیکن آپ سنگجانی میں نہ، سنگجانی سے آگے نہ آئے. لیکن بشرا بیگم نے کہا کہ میری بات کرواؤ، بات نہیں ہوگی تو ہم یہ بات نہیں مانیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ فلاپ ہو گیا تھا. موقع جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لوز کر دیا. وہ مذاکرات ہو جاتے، ٹیبل ٹاکس ہو جاتی، وہ ان کی رہائی ہو جاتی. فورم آگے ہیں جن فورمز پہ بات ہو رہی ہے. فرض کیا آئینی ترمیم کی 26ویں آئینی ترمیم پہ پٹیشن آئی ہوئی ہے، وہ 9 مئی پہ پٹیشن آئی ہوئی ہے، مبینہ دھاندلی کے خلاف پٹیشن آئی ہوئی ہے. آج سے یہ کیسز بھی لگ رہے ہیں نا سپریم کورٹ. تو پلیٹ فارمز ہیں، فورمز ہیں، پراپر فورمز پہ پراپرلی یہ چیزیں ٹیک اپ ہو رہی ہیں. اچھا پراج صاحب، جو آپ نے کہا نا کہ حکومت تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ایک چہرہ تبدیل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید بلاول بھٹو کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ایز اے پرائم منسٹر ان کو ہم دے سکتے ہیں. محسن نقوی کا نام لوگ لے رہے ہیں. اس حوالے سے کیا صرف مارکیٹ میں متضاد خبریں آ رہی ہیں، کیا حقیقت بھی کچھ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہاں پتہ تو نہیں چلتا، لیکن کیوں اب اگر میاں شہباز شریف آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا، مہنگائی لویسٹ ہو گئی، انڈیکیٹرز اچھے آ رہے ہیں، ابھی $3 ارب دے دیا، رول اوور کر دیا سعودی عرب نے. جو ٹارگیٹس ہیں وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ پورے تو کر رہے ہیں، اور ایک جنرل امپریشن بھی ہے کہ ان سے اچھا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے نہیں. لیکن آپ کل کے بارے میں، پرسوں کے بارے میں، 1 مہینے کے بارے میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے وہ حتمی طور پر پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. اور آج کل تو ویسے بھی دنیا میں، اب کل سیریا میں کیا ہوا، 1 ہفتہ پہلے تک کبھی کسی نے سوچا تھا کہ بشار الاسد اس طرح سے بھاگ کر نکل جائے گا سیریا میں، سیریا سے، شام سے، اور
सीरिया में इतनी बड़ी एक तब्दीली आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में अभी तो हुकूमत आई है, अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ। रैपिड जो इंस्टेबिलिटी है, इसी के खिलाफ तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का तासुर ये नहीं जाना चाहिए कि यहाँ किसी चीज का पता नहीं चलता, बल्कि जो एक दुनिया के दीगर ममालिक के एक प्रोसेस से चलते हैं, कम से कम हम भी तो प्रोसेस को फॉलो। मुझे इतना जल्दी नहीं कुछ ऐसा लग रहा। अच्छा शौकत पराचा साहब, जैसे अभी इससे पहले आप बात कर रहे थे केसेस के हवाले से, अब बहुत से केसेस हैं, कर्से से हम देख रहे थे कि पीटीआई काफ़ी तनकीद भी कर रही थी और अदम एतमाद का इजहार भी कर रही थी गाजी फाजीसा पर, और कह रही थी कि हमारे जो केसेस हैं वो नहीं लगते। लेकिन अब बाकायदे तौर पर 9 मई के केसेस हों या फिर जिन केसेस का आपने जिक्र किया वो आज से उनकी आईनी बेंच समाअत करेगा। बट अब इसमें एक फैक्टर ये भी है कि पीटीआई के अपने रहनुमा अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं आईनी बेंच के ऊपर और कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट होना चाहिए। क्या कोई रिलीफ मिल सकता है? आदम एतमाद करें या जो करें, फोरम तो यही है। और अपनी जगह लेकिन आपने पिटीशन भी दी है। मसलन 8 फरवरी के इलेक्शन की में मुबैना धांधली पर पिटीशन तो पीटीआई ने खुद दी है। अब उसका फोरम क्या है, वो यही है। आपने पिटीशन दे तरमीम के खिलाफ, 26वीं तरमीम की वजह से मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, या अफरीदी साहब की बात कर रहा हूँ। 26वीं तरमीम की वजह से आईनी बेंच बना, जो आईनी बेंच अब चीजों को टेकअप करेगा। तो जहां जो प्लेटफॉर्म आपको दस्तयाब है, आप उसी प्लेटफॉर्म के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन आप रिलीफ लेने भी उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं। मतलब नैब तरमीम आई थी, उसमें कुछ जब रिलैक्सेशन हुई तो वही रिलैक्सेशन सीख करने के लिए पिटीशन दे दी गई। ये पॉलिटिक्स है। मैं अब बात करूं, फोरम यही है, सुप्रीम कोर्ट यही है, आईनी बेंच यही है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ये आईनी बेंच बना है, ये आइन है। तो यही फोरम है, इसी से ही आपको रिलीफ मिलना है या अदरवाइज जो भी फैसले हो। अच्छा पराग साहब, हमने देखा है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी जो धरना है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद से तहरीक इंसाफ काफ़ी मुश्किलात का शिकार भी है, बैकफुट पे नज़र आती है। कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी हुई, उमर अयूब साहब को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मसला ये है कि उनका जो बयानिया है वो अब हमें उस तरह बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता। पहले जब धरना ख़त्म होता था तो अगले धरने की तारीख आ जाती थी। सो पीटीआई बैकफुट पे क्यों चली गई है? इसलिए कि ये जब फाइनल कॉल की बात हुई तो फाइनल कॉल के हवाले से भी बहुत सारे लोगों को पीटीआई के अंदर रिजर्वेशन थी। आपको बहुत कम आए यहाँ डी चौक पे नजर। ये सब चले गए थे, ये छोड़ गए थे, मैं अकेली रह गई थी। ये कितनी बड़ी बात है। एक लीडर जो लीड करके आ रही थी वो ये कह दे कि देखें जी, मैं तो अकेली खड़ी थी, ये तो सारे छोड़ के चले गए थे, और फिर अली अमीन खान ऊपर से कहें कि नहीं नहीं मैं इनको साथ लेके गया। तो अब इन दो बयानात का सबसे पहले तो पीटीआई खुद जवाब दे कि इनमें सच्ची बात कौन कर रहा है, सच्चा बयान किसका है। जब सूरत हाल इस तरह इस नहज पर पहुंच जाए, मसलन असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब, शिबली फराज साहब, शेख वकास अकरम शाह साहब, वो तो पूरे ठीक हो गया। शौकत पराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार शौकत पराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है इख्तिताम पज़ीर इस सेगमेंट का ख़वातीन वज़ात। यस सर, न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।